बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी इकलौती बेटी की शादी मेरे सगे भाई के घर हो रही थी। मैं इस बात से बेइंतहा खुश थी क्योंकि मेरा भाई लाखों में एक था। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मेरे भाई ने मेरा बहुत साथ दिया था। गोया कि मैं एक अलहदा घर में रहती थी। मैं स्कूल में एक उस्तानी थी, अपनी कमाती थी, मगर मेरे लिए ये बहुत था कि मेरा भाई मेरी मॉरल सपोर्ट करता था। इस दुनिया में अगर आपके साथ कोई दो जुमले प्यार के इखलाक के बोले तो वो ही बहुत होते हैं। भाई हर रोज़ मेरे घर आता था, मुझसे पूछता था कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मैं इनसे मदद नहीं भी लेती थी, मगर मुझे इस बात की तसल्ली हो जाती थी मेरे सर पर मेरे भाई अभी सलामत है। मेरी फ़कत एक ही बेटी थी। मैंने उसकी तरबियत करने में अपनी सारी एनर्जी सर्व कर दी थी। मैं ये चाहती थी कि मेरी बेटी को जिंदगी के किसी मरहले में कोई तंगी पेश ना आए। मैंने अपनी बच्ची को खूब पढ़ाया लिखाया था, घर के काम भी सिखाए थे। अगर मैं यूं कहूं कि मैंने अपनी बेटी को हरफुल मौला बना दिया था तो भी गलत नहीं होगा। भाई को अपनी भांजी पर पूरा मान था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मेरी तो खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि मेरे भाई का बेटा बहुत ही अच्छा लड़का था। वो सुलझा हुआ था। मैंने कभी उसके मुंह से कोई फजूल किस्म की बात नहीं सुनी थी। कॉलेज लाइफ में भी वो बहुत पढ़ाकू किस्म का बच्चा था और अब तो उसने अपनी जॉब भी स्टार्ट कर दी थी। वो अच्छा कमा रहा था। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए था। मैंने फट भाई को हाँ कर दी। भाई भी खुश हो गए। शादी की तारीख वगैरह तय पा चुकी थी। मैंने बेटी की शादी की खातिर जो पैसे जमा किए थे, इससे बहुत सा सामान खरीद लिया। भाई ने मुझसे कहा था कि मुझे नीलम फक्त 2 जोड़ों में चाहिए, इसके अलावा मैं तुम्हारे घर से फूटी कोड़ी भी नहीं लूंगा। भाई की बात सुनकर मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया। मगर अगले ही दिन मेरी भाभी हमारे घर आ गई। वो कहने लगी कि नासरा, तुम अपने भाई की बातों में मत आना। उन्हें क्या पता कि औरत कैसे घर बनाती है। हमें तो तिनका तिनका जोड़कर घरदारी करना होती है। तुम अपनी बेटी को हर शय देना, बर्तनों से लेकर फ्रिज तक, सोफों से लेकर बेड तक, क्योंकि हमारी न जाने जिंदगी कितनी रह गई है। बाकी चीजें तो तुम्हारी खुद की बेटी ही ने इस्तेमाल करनी है। ये बातें सुनकर मैं बुझ सी गई। उन्हें एक बेवा औरत से इस कदर जहेज की फरमाइश नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं सरकारी स्कूल में मुलाजमत करती थी, जिसकी वजह से मैं अच्छी तनख्वाह हासिल करती थी, मगर मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं भाभी की फरमाइशों की लिस्ट पर पूरा उतर सकती। भाभी की शिकायत भी भाई से नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस तरह मेरी बेटी का ही घर खराब होना था। भाभी ने ये ही कहना था कि अभी तो बहू घर में आई भी नहीं और पहले से ही घर का सुकून बर्बाद हो गया है। इसलिए मैं चुप रह गई। अपनी बसात के मुताबिक जहेज की तैयारी तो पहले ही कर चुकी थी, मगर अब मुझे इधर उधर से कर्ज भी पकड़ना पड़ा। मेरे मोहल्लेदारी में मेरी शराफत और हया के गवाह थे। उन्हें पता था कि मैंने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया। अब भी बेटी की शादी की मजबूरी थी, जिस वजह से लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था। मैंने जिससे कर्ज मांगा, उसने किसी ने भी मुझे खाली हाथ ना लुटाया। यूँ मैंने अपनी बेटी का फर्नीचर वगैरह तो बना लिया, मगर अब उसकी शादी के जोड़े बनने रह गए थे। अब तो मैं किसी से कर्ज भी नहीं पकड़ सकती थी। बेटी से अपनी मजबूरी कही तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, अम्मी, अगर अब्बू जिंदा होते तो क्या तब भी आप मेरे लिए कपड़े नहीं बनाती? मैं अपने ससुराल जाकर क्या पहनूंगी? मैं बोली, नीलम, तुम तो खामखा अपना दिल छोटा मत करो। तुम्हारी सास तुम्हारे लिए बरी के लिए कपड़े तो बनाए होंगे ना, वो पहन लेना। मगर नीलम अपनी जिद पर अड़ी रही। वो कहने लगी, मैं तो अपनी पसंद के कपड़े साथ लेकर जाऊंगी। मैंने जिंदगी में कभी भी अपनी बेटी की कोई ख्वाहिश नहीं टाली थी। अब भला मैं उसे इनकार कैसे कर सकती थी? मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ बाजार ले जाती हूँ। अब वो भी खुश हो गई थी। अब तो शादी में भी फक्त 3 दिन ही रह गए थे। वो तैयार हुई, मेरे साथ जाने लगी, मगर तब ही पार्लर वाली हमारे घर आ गई। वो कहने लगी, नीलम, तुम्हारी शादी को सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और तुमने अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। अभी से ट्रीटमेंट शुरू करवा दो तो शादी के दिन तुम्हें रूप आ जाएगा, वरना तुम वैसी की वैसे ही रहोगी। नीलम ने जब ये बात सुनी तो परेशान होगी। वो कहने लगी, अम्मी, ये ठीक कह रही है। आप ऐसा करें, आप खुद ही मेरे लिए कपड़े ले आएं, मैं फिर किसी दिन साथ चली जाऊंगी। मैंने ये बात सुनी तो मैं बड़ी खुश हुई, क्योंकि नीलम की चॉइस बहुत अच्छी थी। वो महंगी से महंगी चीज पर ही हाथ रखा करती थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे
खैर मैं रिक्शे पर बैठी परेशान होती जा रही थी कि मैं अपनी बेटी के लिए कितने जोड़े खरीद पाऊंगी। तभी रिक्शे वाले ने कहा, बाजी आप मुझे उदास सी लग रही हैं, क्या बात है? मुझे उसका ये सवाल अच्छा नहीं लगा। मैंने माथे पर बल डाले और बोली, अपने काम से काम रखो, मुझे जो भी मसला हो तुमसे थोड़ी मैंने शेयर करना है। वो कहने लगा कि आपको मेरा ये सवाल बुरा लगा है तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। दरअसल मैं भी बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। मुझे पता है कि औरतें ज्यादातर कपड़ों वगैरह की वजह से ही परेशान होती हैं। मैं एक ऐसी दुकान के मुतालिक जानता हूँ जहाँ औरतों को मुफ्त में कपड़े मिलते हैं। ये बात सुनकर मेरी तो आंखें चमक गईं। मैं बोली, ऐसी भी कौन सी दुकान है जो कपड़े देती है? वो कहने लगा, एक नई दुकान खुली है, वो लोग अपनी मशहूरी के लिए लोगों को फ्री कपड़े देते हैं। उनकी बस एक ही शर्त है कि आपको दुकान में जाकर आंखें बंद कर एक जोड़ा सिलेक्ट करना होगा। अगर वो आपके फिट हुआ तो आप जितनी भी शॉपिंग करेंगे सब फ्री होगी, लेकिन अगर आपका वो कपड़ा खुला हुआ या तंग हुआ तो आप अपनी खरीदारी के पैसे देने पड़ेंगे। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। मैं उस रिक्शे वाले से बोली कि मुझे तुम इसी दुकान पर ले जाओ। उसने सर हिला दिया और रिक्शा चलाने लगा। मैं सारे रास्ते यही दुआ करती रही कि ऐ खुदा, मैं जिस कपड़े को हाथ लगाऊं वो मेरे मुकम्मल फिट हो। इस तरह मैं अपनी बेटी के लिए काफी सारे कपड़े खरीद सकती थी। मैं दुकान में दाखिल हुई तो सामने ही एक लड़की खड़ी थी। उसने मुझे बड़े प्यार से मुखातिब किया। वो कहने लगी, आप अपने लिए आंखें बंद करके कोई ड्रेस सेलेक्ट कर लें। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं बड़ी परेशान थी कि अब किस सूट को हाथ लगाऊं। मैं अपने हाथों से कपड़ों को टटोलती रहती थी। फिर अल्लाह का नाम लेकर एक सूट को मैंने उठा लिया और कहा कि मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ। उस लड़की ने मेरी आंखों से कपड़ा उतार दिया और कहने लगी कि आप ट्रायल रूम में जाकर अपना लिबास तब्दील कर लें। मैं ट्रायल रूम में गई तो मुझे शक हुआ कि ये फ्री के कपड़े क्यों दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने कैमरे लगाए हों। मैंने इर्द गिर्द नजर घुमा कर देखा, मुझे कोई कैमरा तो नजर नहीं आया, मगर फिर भी दिल में शक था। इसलिए मैंने रूम की लाइट बंद कर दी और मुकम्मल तरीके में लिबास तब्दील कर लिया। ये देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जो लिबास पहना है मुकम्मल तौर पर फिट था। इसका यही मतलब था कि मैं अब जितनी भी खरीदारी करती वो सब फ्री में करती। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकलने ही लग गई थी, मगर ये देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई थी कि मेरे सामने ही 4 मर्द खड़े थे जो मेरी जानिब बढ़ रहे थे। मेरी सास बहुत ही सख्त किस्म की औरत थी। मैं अपने शौहर की लाडली थी, मगर ये बात मेरी सास से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो मुझ में और मेरे शौहर में फूट डलवाने की हर मुमकिन कोशिश किया करती थी। मेरी सास मुझ पर झूठी बातें बनाकर मेरे शौहर को बताती ताकि हमारे दरमियान लड़ाई हो जाए, मगर एहसन ने कभी भी मुझसे लड़ाई नहीं की। सास के जाने के बाद वो अक्सर यही कहा करता था कि तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो नासरा, मुझे इल्म है कि अम्मी अपने पास से बातें करती हैं। ये दिल आज़ाद बातें तुम्हें तकलीफ देती होंगी, मगर मेरी ये बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। एहसन की ये बातें बड़ी तसल्ली बख्श होती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे जख्मों पर मरहम रख दी हो। न जाने मेरी सास मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी, हालांकि वो मुझे अपनी मर्जी से अपनी पसंद से ब्याह कर लाई थी। मैं भी उनका ख्याल रखा करती थी, कभी उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। खैर वक्त गुजरता गया और फिर मेरे घर में नीलम की पैदाइश हो गई। इस बात पर भी मेरी सास ने बहुत हंगामा रचाया। कहने लगी कि मेरे दूसरे बेटों के घर में तो पहली बार बेटा पैदा हुआ, मगर न जाने ये औरत कैसी है जिसने बेटी को जन्म दे दिया। इसे मैं बाहर से ब्याह कर लाई हूँ, जब ही ऐसा हुआ है। अगर खानदान की लड़की से ब्याहती तो ये जरूर बेटा ही जनती। ये बातें सुनकर मेरे दिल नाराज हो जाता। मेरी सास ने तो पूरा महीना मेरी बेटी की शक्ल तक ना देखी थी। वो कहने लगी, मुझे नहीं कबूल बेटी, मुझे तो पोता ही चाहिए था। इस बार भी एहसन ने मेरा साथ दिया और कहने लगा, अम्मी आप ये सब कहकर मुझे दिली तौर पर दुख पहुंचा रही हैं। आपने अपनी बाकी बेटों की औलाद से तो प्यार किया है, मगर मेरी बेटी को धत्कार दिया है। इसका मतलब यही है ना कि आपको मेरी औलाद से कुछ लगाव नहीं है। अब एहसन अब वालदा से खिंचा खिंचा रहने लगा। वो बात करने की कोशिश करती तो भी एहसन उठकर अपने कमरे में आ जाया करता था। मेरी सास ने देखा कि अब तो बाजी पलट रही है, मेरा बेटा हाथ से निकल रहा है, तो उसने मेरी बेटी से भी प्यार करना शुरू कर दिया था। मगर इस बार भी एहसन पर अपनी माँ की हकीकत खुल गई थी, इसलिए उसने अपनी माँ के साथ रिश्ता इस्तवार नहीं किया था। वो बहुत घबराई रहने लगी थी, क्योंकि मुझे इल्म था कि वो अपनी जान छिड़कती हैं एहसन पर। अपनी बाकी बच्चों से बढ़कर उन्होंने हमेशा एहसन को ही समझा था, मगर मुझसे इन्हें न जाने क्यों नफरत सी थी।
हालांकि मैंने तो यही सुना है कि लाडले बेटे की बीवी भी लाडली ही होती है, मगर मेरे साथ मामला उल्ट था। ये सब देखकर मेरी सास रोती रहती थी कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है। अब वो हर वक्त मेरी बेटी को उठाए उठाए फिरती रहती थी। हत्ता कि अगर मेरी बेटी भूख से रो रो कर तड़प रही होती तो भी मुझे ना देती। कहती कि ये तो मेरी जान है, इसमें मुझे एहसन की झलक नजर आती है। फिर उन्होंने एहसन की नज़रों में अच्छा बनने के लिए नीलम की मंगनी अपने दूसरे पोते से कर दी थी। नीलम तब महज 4 माह की थी। मैंने ये बात सुनी तो मैं फट पड़ी और बोली कि मुझे अपनी बेटी के हक में ये फैसला नामंजूर है। मैं नहीं चाहती कि मेरी नन्ही सी बेटी की मंगनी कर दी जाए। मैंने एहसन के आगे भी एहतजाज किया। तब एहसन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम पागल मत बनो, मैं जानता हूँ क्या दुरुस्त है और क्या नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिला वजह ही अम्मी की बात मानने लगा हूँ? मैं तो अपनी बेटी के भले के लिए ही इस रिश्ते पर राजी हुआ हूँ। मुझे पता है कि मेरी भाभी बहुत अच्छी औरत है, वो हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखेगी। जो औरत खुद अच्छी होती है, आगे उसकी औलाद भी अच्छी होती है। मुझे यकीन है कि भाभी अपने बेटे की तरबियत अच्छी करेगी और फिर इस तरह इस घर में तुम्हारे कदम भी मजबूत हो जाएंगे। अम्मी भी तुम्हें कुछ कहने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगी। और फिर जहाँ तक रही पसंद की बात, तो जवानी में अगर नीलम को भाई का बेटा पसंद ना आया तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी हर चीज़ से बढ़कर है। मैं कभी भी इस पर जोरो ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और ना ही किसी को करने दूंगा। एहसन की ये बातें सुनकर मुझे दिलासा सा था। मैं खुश हो गई थी। मैं बोली, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। फिर मैंने भी अपने लब सी लिए थे और नीलम की मंगनी में भरपूर शिरकत की। सब कुछ अच्छा भला जा रहा था। जिंदगी हंसी थी, मगर फिर कहते हैं ना, जिंदगी कितनी ही अच्छी और हंसी क्यों ना हो, बेवफा ही है। इस जिंदगी ने मेरे प्यारे शौहर के साथ बेवफाई कर दी थी। मेरा एहसन शादी के फक्त 3 बरस बाद ही मुझे छोड़कर चला गया। मुझे इससे बेइंतहा मोहब्बत थी। ये 3 बरस मेरी जिंदगी के खुशगवार तरीन गुजरे थे। मेरे शौहर ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा था। हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई थी। जब वो मुझे छोड़कर गया तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी खत्म हो गई है और हर चीज बेजान लगने लगी। हर चीज से नफरत सी हो गई थी। उस एहसन की वफात को अभी 10 दिन ही गुजरे थे जो मुझे हुक्म सुना दिया गया कि तुम हमारे घर से निकल जाओ, अब यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। ये बात मेरे लिए परेशान कुन थी। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं बोली, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं एहसन का घर नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा कमरा है जहाँ मैंने एहसन के साथ 3 बरस गुजारे हैं। मैं भी यहीं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भरूंगी और फिर मैं एहसन की इमानत नीलम को लेकर कहाँ तक की खाती फिरूंगी। मगर मेरी सास पर तो जुनून सवार था। वो कहने लगी, मेरी बला से तुम जहन्नम में जाओ, मगर मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये फक्त तुम्हारी नहुसत का नतीजा है कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। और फिर तुम्हारी ये नीलम कौन सी भागों वाली है? अगर भागों वाली होती तो यतीम ना होती। अपनी सास की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, आपको अल्लाह से डरना चाहिए था, आप इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। तो उन्होंने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, बस बस बीबी, हमारी जान छोड़ दो। जब जब तुम्हें देखूंगी मुझे मेरा एहसन याद आएगा। मैं तो ज़हनी मरीज़ा बन जाऊंगी, इसलिए यही बेहतर है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। मैंने सबकी मिन्नतें की। मेरी जिठानी ने भी मेरी सास से कहा, अब तो नीलम मेरे बेटे की मंगेतर है, ये इस घर की इज्जत है, आप इसे इस तरह घर से मत निकालें, ये सब मुनासिब नहीं लगता। मगर मेरी सास कहाँ सुनने वाली थी। वो मुझे घर से निकाल कर ही रहती। मैं वापस अपने वालदैन के घर आ गई। जो इन और जवान औरत जब बेवा होकर अपने वालदैन के घर गई तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ था। वो तो मेरा चेहरा देखकर ही रोते रहते थे। अम्मी ने मुझसे बहुत बार कहा कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूं, तुम अगले घर जाकर खुश रहोगी, फिर तुम्हारी बेटी के सर पर भी बाप का साया आ जाएगा। मगर मैंने कहा कि मरती मर जाऊंगी, मगर एहसन के साथ बेवफाई नहीं करूंगी। ये बात सुनकर अब्बू भी मैदान में उतर आए। उन्होंने भी मुझसे कहा कि बेटी शादी कर लो, पहाड़ जितनी जिंदगी है, कैसे तन्हा गुजारोगी। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं अब्बू, पहाड़ जितनी जिंदगी नहीं है, ये तो एक सांस में ही खत्म हो जाएगी। आपने देखा नहीं था, एहसन बिल्कुल तंदुरुस्त थे, हट्टे कट्टे जवान थे, देखते ही देखते वो मर गए। अब मैं कैसे कहूँ कि मेरी जिंदगी पहाड़ जितनी है। मुझे क्या पता कि अगली सांस आएगी भी या नहीं। फिर बस
ये तय हो गया था कि हमारे घर में मेरी शादी का कोई तस्करा नहीं करेगा। मेरी भाभी बड़ी अजीब सी औरत थी, मुझे देखने की भी रवादार नहीं थी, जबकि मेरा भाई अच्छा था, मेरा ख्याल रखा करता था। भाभी मेरे साथ बहुत जिद किया करती थी। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह बस मैं इस घर से चली जाऊं और फिर से सारी राजधानी उसी की हो जाए। अब्बू ने ये सब देख लिया था, इसलिए अपना घर मेरे नाम कर दिया। अब्बू ने अपना फैसला अपनी जिंदगी में ही भाई को बता दिया था। भाई ने ये फैसला सुनकर जरा भी बुरा ना माना, कहने लगा कि मैं तो मर्द हूँ, कमा लूंगा, इससे अच्छी और क्या बात होगी कि मेरी बहन के पास अपनी छत होगी। अब्बू कहने लगे, नासरा तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगी, तो अब हमारे मरने के बाद तुम्हें कौन पूछने वाला होगा, इसलिए यही बेहतर है कि तुम अपने लिए कोई मुनासिब सी जॉब तलाश कर लो। मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैंने सरकारी स्कूल में अप्लाई किया, तो अल्लाह के फजलो करम से मुझे मुलाजमत मिल गई। अब्बू को जब ये बात पता चली तो वो बेइंतहा खुश हुए थे, कहने लगे कि तुमने मुझे सुकून दे दिया है, नहीं तो मेरी रूह मरने के बाद भी बेचैन ही रहती कि मेरी बेटी को किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ जाएगा। अम्मी नीलम का ख्याल रखा करती थी और मैं जॉब किया करती थी। मैंने पहली बार जो तनख्वाह लाकर अब्बू के हाथ में रखी तो अब्बू ने मुझसे पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगे कि तुम्हारे एक एक पैसे पर सिर्फ तुम्हारा हक है, तुम जो कमा कर लाती हो फक्त तुम्हारा ही है, इन पैसों को पसे अंदाज करके रखो, आगे जिंदगी में तुम्हारे काम आएंगे। मैंने अब्बू की बात मान ली, मैंने वो पैसे अपने पास रखना शुरू कर दिए। भाई की जॉब बहुत अच्छी लगी थी, हमारा घर एक खुशहाल घराना बन गया था, मगर भाभी की रूह को चैन नहीं आता था, हर वक्त मुझसे झगड़ती रहती थी। मैं जब स्कूल से थक कर घर आती तो वो मुझसे लड़ने लगती कि तुम घर के काम नहीं करती। इन बातों से तंग आकर भाई ने एक मुलाजमा रख दी, तब भी भाभी लड़ाई झगड़े का कोई मौका ढूंढ ही लेती थी। घर का माहौल बहुत खराब होकर रह गया था। इस घरेलू टेंशन के बाइस अब्बू का ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहने लगा। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि अगर अब्बू का ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना हुआ तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। हम सब घर वाले ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। भाभी को बारहा समझाने की कोशिश की, मगर वो लड़ने झगड़ने लगती थी। वो कहती थी कि इस घर का सुकून मैं खराब कर रही हूँ, तो मुझे तलाक दे दो, मैं इस घर से चली जाऊंगी। भाई अपने बच्चों की जिंदगी कैसे खराब कर सकता था? उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। अगर वो अपनी बीवी को छोड़ते तो उनके बच्चे ख्वार होकर रह जाते, इसलिए उन्होंने कड़वा घूंट भर लिया। उन्होंने अब्बू और अम्मी की बाहमी रजामंदी से हमारे घर के बिल्कुल सामने ही एक घर खरीद लिया था और इस घर में शिफ्ट हो गए थे। अम्मी भाई को याद तो करती थी, मगर उनके जाने के बाद हमारे घर में सुकून सा आ गया था, इसलिए अम्मी और अब्बू भी खुश थे। भाई हर रोज 2-3-4 बार चक्कर लगा लिया करते थे, इसलिए भाई की कमी भी ज्यादा महसूस नहीं होती थी। चंद बरस गुजरे तो अम्मी का इंतकाल हो गया, मगर ये शुक्र था कि मेरे सर पर मेरे बाप का साया अभी भी सलामत था। वो मेरे और नीलम के बाप बन गए। हमारी जिंदगी इनके साए में बसर होने लगी। अब्बू ने हमारे साथ बड़ी वफा की। मेरी नीलम जब जवान हुई तब उनका इंतकाल हुआ। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी थी, मेरी बेटी भी समझदार हो चुकी थी, इसलिए हमारे लिए जिंदगी ज्यादा तलख साबित नहीं हुई थी। दूसरे घर जाकर भी भाभी ने हमारे साथ लड़ाई झगड़े नहीं छोड़े थे, मगर फिर भी इतना हो गया कि लड़ाइयों में वक्फा आ गया। अब जब उन्होंने मेरी बेटी का हाथ मांगा तो मुझे बड़ी हैरत हुई और साथ में खुशी भी। मैंने तो हामी भर दी थी, मगर जहेज की बात सुनकर मेरा दिल उदास हो गया। लेकिन अल्लाह के करम से आज मुझे ऐसा मौका मिला था कि मैं अपनी बेटी के लिए मुफ्त में कपड़े खरीदने आ गई थी। मैंने ट्रायल रूम की लाइट बंद कर दी थी कि कपड़े मुझे बिल्कुल फिट थे, मगर जब मैंने बल्ब ऑन किया तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरे सामने 4 मर्द खड़े थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर मेरे नाक पर रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गई। मुझे इल्म नहीं कि मैं कब तक बेहोश रही थी, मगर जब होश आया तो मैं एक खाली कमरे में मौजूद थी। मुझे सारा वाकया याद आ गया। मैं तो थर थर कांपने लगी कि न जाने मैं कहाँ हूँ और कैसे लोगों के हत्थे चढ़ गई हूँ। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर भी गुस्सा आने लगा। भला आज के दौर में तो कोई किसी को मुफ्त चीज़ नहीं देता, तो फिर मैं क्यों कपड़े की लालच में आ गई थी। मैं खुद को कोसने लगी। मुझे अपनी बेटी का भी ख्याल आ रहा था, वो बेचारी तो मेरे बगैर हलकान हो गई होगी। और फिर मैं शादी की तैयारियां भी तो करनी थी। पता नहीं मोहल्ले वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये सब बातें मेरी ज़हनी सुकून बर्बाद कर रही थी। मैं रोती चली जा रही थी, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने एक लड़का मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसने खाना मेरे सामने रख दिया और कहने लगा, ये खा लो। मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई और बोली, तुम कौन हो?
मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे छोड़ दो। वो लड़का अपने चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट सजाकर बोला, छोड़ देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं बोली, मुझे मेरे घर जाने दो। मैं सच कह रही हूँ, मैं खाने का एक नवाला भी नहीं लूँगी, बेशक मैं भूख से ही क्यों ना मर जाऊँ। वो लड़का हंसकर बोला, ठीक है, मरना है तो मर जाओ, हमने तो तुम्हारी तदफीन भी नहीं करनी और यूं ही लाश उठाकर दूर झाड़ियों में फेंक देंगे। अगर मरने का शौक है तो इसे ज़रूर पूरा करो। इतना कहकर वो बाहर निकल गया था। अब मैं इस कमरे में बंद थी। मेरी सांस लम्हा ब लम्हा बंद होती जा रही थी, दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। हजारों सोचें मेरे जहन में आ रही थी, बेटी का ख्याल, भाई का ख्याल, भाभी और फिर उनके ताने। मोहल्ले के लोग तो मुझ पर शक कर रहे होंगे कि बेटी को ब्याहने की उम्र में माँ खुद न जाने कहाँ चली गई है। मैं इस कमरे में बैठी सूरज उभरते और डूबते देखती रहती थी। 3 दिन यूं ही गुजर गए थे और फिर एक दिन मुझे कमरे का दरवाज़ा खुला मिला। मैं देखकर बहुत खुश हुई और वहाँ से भागती हुई निकल गई। जब मैं घर पहुँची तो मेरी बेटी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। वो बोली, अम्मी आप कहाँ चली गई थी? मैं आपके लिए बहुत परेशान थी। मैंने उसे दिलासा दिया और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब भी मेरी बेटी कहने लगी, अम्मी लोगों ने आप पर बहुत गंद उछाला है, मगर मुझे पता है मेरी माँ बेकसूर है, मेरी माँ में कोई ऐब नहीं। मेरी माँ जैसी अच्छी औरत इस पूरी दुनिया में नहीं है। अपनी बेटी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोली, अच्छा और तुम्हारी ममानी क्या कहती है? तो वो कहने लगी, उन्होंने तो ये रिश्ता ही तोड़ दिया है। वो कहती कि मैं एक बदकिरदार माँ की बेटी को ब्याह कर नहीं लेकर आऊँगी। ये सब बातें मेरे दिल पर जख्मों की तरह लग रही थी। मुझे 4 दिन कैद में रखा गया था, यानी मेरी बेटी की शादी के दिन भी मैं ही कैद में थी। भाई मुझसे मिलने आया तो उन्होंने मुझसे माजरत की। वो बहुत गमज़दा दिखाई दे रहे थे, कहने लगे, मुझे माफ़ कर देना, मेरी बेबी ने तुम्हारी बेटी के बारात लेकर नहीं जाने दिया। मैंने कहा, भाई मुझे मालूम है कि आपका इस सब में कोई कसूर नहीं है, आप बेफिक्र हो जाए, आप अपने बेटे की शादी जहाँ करना चाहते हैं कर दे, मैं आपसे गिला तक नहीं करूँगी। मेरे जहन में यही ख्याल था कि जो औरत मेरी बेटी को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती वो शादी के बाद कैसे करेगी। खैर भाई बहुत गमज़दा थे। कुछ ही दिन गुजरे कि मेरे घर एक रिश्ता आया। पता चला कि लोग बहुत अच्छे खाते पीते हैं। मैंने सोचा कि अपनी बेटी की शादी कर देती हूँ, क्योंकि उसे लोग बहुत ताने दे रहे थे। यहाँ वहाँ सब यही कह रहे थे कि तुम्हारी माँ की वजह से रिश्ता टूट गया है। अगर वो अच्छे किरदार की होती तो कभी भी ये रिश्ता ना टूटता। मेरी बेटी आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जा रही थी। मैं तो इस रिश्ते के मुतालिक ज़्यादा छानबीन भी नहीं करवा सकी और अपनी बेटी को रुखसत करके अपने घर भेज दिया। जब मैं वलीमे के दिन अपनी बेटी के ससुराल गई तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि ये तो मेरा ही ससुराल है, यानी ये एहसन का घर था। जो लड़का मेरा दामाद बना था वो वही था जिसने मुझे अगवा किया था। मैं फट पड़ी। मैंने कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ ये सब क्यों किया है? मेरा दामाद मेरी जानब बढ़ा और उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगा और बोला, आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे मालूम है मैंने बहुत गलत किया, मगर मैंने ये सब फक्त इसलिए किया था कि मैं अपने बचपन की मंगेतर को हासिल करना चाहता था। मुझे अम्मी ने बता दिया था कि मेरी मंगनी हो चुकी है, मगर दादी ने आपसे इतनी नफरत की कि आपको घर से निकाल दिया था और जिस वजह से मेरी मंगेतर लापता हो गई थी। मैंने आप लोगों का पता करवाया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी मंगेतर की तो चंद दिन बाद शादी है। मैंने इस शादी को रोकने के मुतालिक बहुत सी तदबीरें लड़ाई थी, मगर मेरे जहन में कोई ख्याल नहीं आ रहा था। मैंने बहुत गिरी हुई हरकत की जो आपको अगवा कर लिया। मुझे इल्म था कि आप इन दिनों अपनी बेटी की शॉपिंग कर रही थी। मुझे लगा कि मैं अगर आपको मुफ्त कपड़ों का झांसा दूंगा तो मेरे लिए ये ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि मैं आपके घर से या बड़े बाजार से आपको अगवा नहीं कर सकता था। और वो जो ऑटो वाला था वो भी मेरे जानने वाला था। मैंने इसे चंद पैसों के इवज़ खरीद लिया था और जो दुकान मैंने इस काम के लिए इस्तेमाल की थी वो मेरे दोस्त की थी। मुझे मालूम है मैंने गलत किया। आपसे मुआज़रत करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें, लेकिन आपसे ये वादा भी करता हूँ कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा। अब मेरी बेटी का निकाह हो चुका था, अब मेरे हाथों में कुछ नहीं था। मैं चुपचाप घर वापस चली गई। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी बेटी ने मुझे एक लफ्ज़ भी शिकायत का बोला तो मैं इसको खुला दिलवा दूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि जैसे मैंने अपनी सास की वजह से बुरी जिंदगी गुजारी थी मेरी बेटी भी वैसे ही गुजारती। लेकिन माशाल्लाह से मेरी बेटी की शादी को 4 साल होने वाले हैं। वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। उसका शौहर बहुत अच्छा है, उसका ख्याल रखता है
उसके पाँव के तले अपनी हथेलियाँ बिछाता है। सास भी इतनी अच्छी है। मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश है। आज मुझे ख्याल आता है कि एहसन ने जो नीलम के लिए फ़ैसला किया था वो बिल्कुल ठीक था।